नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम उपसर्ग और प्रत्यय इनके क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, और जिस टाइप के एग्जाम में आने की संभावना है वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, बातों में व्यर्थ करने का समय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो सभी जानते हैं। देखिए उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यानी शब्द से पहले लगने वाला। तो क्या होगा? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? शब्द के आदि में, यानी शब्द की शुरुआत में जो शब्दांश लगते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद बात करें हम, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु में या फिर शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रति प्लस अय, यानी पीछे चलने वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करें। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग पूछा गया है, यानी शुरुआत में जो हमारे शब्दांश होंगे उसमें से हमको बतलाना है। मैंने आपको इसकी बहुत ही अच्छी एक टेक्निक बतलाई थी कि जब भी आपसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाए तो आप क्या करिए, आप शब्दों को तोड़ के देखिए। उपसर्ग जब पूछा जाएगा तो जो बाद वाला हमारा शब्द है, उपसर्ग हटाने के बाद जो शब्द बनेगा उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? सही होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें, क्या क्या दिया हुआ है हमको? ता। तो ता तो एंड में है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ऐसे ही आत भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब बचा क्या? प्र और प्रख। इनको कैसे आप पता लगाओगे? तो देखिए इसको पता लगाने का सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले प्र अलग कीजिए, उसके बाद देखिए क्या शब्द बचता है। ख्यात। उसके बाद दूसरा अगर शब्द ले हम, प्रख प्लस यात, है ना? तो अब देखेंगे आपकी यात जो ये शब्द बना है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ख्यात क्या है? ख्याति, इसका शब्द अर्थ निकलता है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा उपसर्ग होगा? प्रा उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्रत्युत्पन्नमति में से शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कई बारी मैंने आपको बताया, जब आपको शब्द ऐसे मिलेंगे जो थोड़े तत्सम टाइप के शब्द होंगे, उसमें क्या होगा? उसमें कहीं कहीं पर हमारा संधि का नियम भी फॉलो होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रत्यु। प्रत्यु प्रत्यु में क्या हो गया? आधा ता और या आ गया। आधा ता और या आ गया। मैंने आपको बतलाया था जब संधि पढ़ाई थी कि यहाँ ये कब बनता है? ये यण संधि में बनता है। कैसे बनता है? ई प्लस आ। ई प्लस आ से या बन जाता है, और उसके साथ हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? आधा अक्षर देखने को मिलेगा। तो आधा अक्षर और या जब भी आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या है, हमारी यण संधि लगने वाली है, और यहीं से ये शब्द टूटेगा। तो पहला तरीका तो यही होगा, प्रति प्लस उत्पन्नमति। ठीक है, संधि के नजरिए से तो हमने निकाल लिया कि भाई ये इसका अर्थ निकल रहा है, तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई हमें ये नियम नहीं याद आ रहा, फिर हम कैसे पता लगाएंगे? तो क्या करना है, आप जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आप क्या करें, शब्द अलग अलग करके देख लें। अगर हम प्रा अलग कर दें तो क्या बचेगा? व्युत्पन्नमति बचेगा। व्युत्पन्नमति कुछ है? नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता भाई। अगर हम इसमें सिर्फ प्रा अलग कर दूं तो प्रा प्लस व्युत्पन्नमति, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा हमें क्या देखा? प्रत्यु। प्रत्यु अलग कर दें अगर इसमें से, अगर इसमें से हम प्रत्यु अलग कर दें तो क्या बचेगा? पन्नमति। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हमारा वो अर्थ निकालने वाला जो कंसेप्ट है वो हर एक जगह आपको फिट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? प्रति हमारा इसका एकदम सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, हमें एक शब्द दिया हुआ है गमन। इसका हमको क्या बनाना है? विपरीत अर्थ वाला एक शब्द बनाना है, जिससे क्या हो, गमन का मतलब होता है जाना, है ना? तो उसका कुछ विपरीत अर्थ निकल जाए, यानी ना जाने वाला अर्थ निकले। तो अब देखिए हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हम क्या क्या लगा सकते हैं? उपगमन, आगमन, प्रतिगमन, या फिर अनुगमन। ठीक है, अगर आप उपगमन लगाएंगे तो उपगमन तो कोई शब्द ही नहीं होता है, और उसका अर्थ भी इसके विपरीत नहीं जाता। लेकिन अगर आप क्या लगाएंगे? आगमन। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। तो क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आ लगाने से क्या हो गया? इसका अर्थ विपरीत हो गया। पहले जाने का अर्थ था, अब आने का अर्थ हो गया। निर्वासित में प्रत्यय है,
तो अब यहाँ पर हमें क्या बतलाना है, प्रत्यय बतलाना है। प्रत्यय कैसे बतलाएंगे हम, जो एंड के हमारे शब्द हैं, शब्दांश हैं, उनको अलग करना है। यानी जो पहला शब्द अब अलग होगा उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, इक, नी, सित और इत। तो देखिए इक का तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। नी भी कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि नी तो शुरुआत में आ रहा है। उप हमारे प्रत्यय कब आते हैं, अंत में आते हैं। अब बचा सित और इत, देख लेते हैं। अगर मैं सित अलग करूं तो क्या बनेगा, निर्वाह प्लस सित, निर्वाह प्लस सित। अब निर्वाह का कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बनेगा, निर्वास प्लस इत। अब ये जो निर्वास शब्द बन गया, इसका हमारा ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। डी पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हमको चार प्रत्यय दे रखे हैं, का, एक, आक या फिर अक, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा प्रत्यय लगेगा। हमें क्या करना है, शब्द को तोड़ लेना है। क्या करेंगे, लेख प्लस का, लेख प्लस का, तो क्या बन गया, लेखक। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ये जो हमारा शब्द है ये हमारा प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि लेख शब्द क्या है, ये एक मूल शब्द है जिसका अर्थ निकलता है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें एकदम सही है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज शब्द का अर्थ क्या होता है, छोटा भाई। और इसका अगर स्त्रीवाचक बनाना हो तो क्या बनेगा, छोटी बहन। छोटी बहन को क्या बोलते हैं, अनुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुजा, अनुजा। तो अनुज को अनुजा बनाने के लिए क्या चीज जोड़ी जाएगी, आ जोड़ा जाएगा। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिए सुत क्या होता है, सुत होता है, पुत्र को कहते हैं सुत। और इसका अगर स्त्रीवाचक बनाना हो पुत्री, तो उसको क्या कहते हैं, सुता कहते हैं। क्या कहते हैं पुत्री को, सुता। ठीक है, तो सुता को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आ प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुता बन जाएगा। चलिए, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। स्पर्श का मतलब छूना। अब इसको देख लेते हैं भाई, किससे हमारा ये बनेगा, नी स्पर्श, कोई शब्द नहीं होता। अनुस्पर्श, ये भी कुछ नहीं है। अस्पर्श, तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्पर्श का विपरीतार्थक बन जाएगा, अस्पर्श बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो देखिए प्रतिकूल शब्द में क्या है, प्रा है, परा है, परी है या फिर प्रति है। देख लेते हैं भाई, प्रा अलग करेंगे तो क्या बनेगा, प्रा प्लस तिकूल। ये तो तिकूल तो कोई शब्द होता ही नहीं। परा अलग करेंगे, परा अलग होगा ही नहीं, इसमें परा है ही नहीं। परी भी नहीं है, प्रा पे कोई वो ही नहीं है। बचा क्या, प्रति। प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो जुल्म हो जाएगा, देख लेते हैं भाई। दुर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दुराचार। अति लगा दे तो क्या बन जाएगा, अत्याचार, अत्याचार। निर लगा दे तो क्या बन जाएगा, निराचार। अन लगा दे तो बन जाएगा अनाचार। तो हमें क्या बनाना है, जुल्म। तो जुल्म को क्या, दूसरे अगर हम इसका पर्यायवाची देखें जुल्म का, तो क्या होगा, अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। किसी पे जुल्म करना या फिर अत्याचार करना। तो अत्याचार कैसे बनेगा हमारा, देखिए यहां पर फिर वही आधा ता और या आ गया, आधा वर्ण और या, यानी यण संधि। तो क्या लगेगा, अति लगेगा, अति प्लस आचार, क्या बन जाएगा, अत्याचार। ये ई और आ मिलके या बना देंगे और तावर्ण आधा आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। देखिए कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय हमारे कौन से थे, जो इसमें लगते थे क्रिया के मूल रूप में या फिर धातु रूप में लगते हैं। तो हमें इसमें से देखना भी क्रिया का मूल रूप किसमें आ रहा है। देखिए रंगीला, रंग प्लस इला, तो रंग तो क्रिया नहीं है कोई भी। बिकाऊ, बिक प्लस आऊ, बिकना, बिक क्या हो गया, बिक एक क्रिया है, बिकना बेचना ये सब क्या है, एक क्रिया है। दुधारू, दूध प्लस आरू, दूध भी कोई क्रिया नहीं है। कृपालु, कृपा भी कोई क्रिया नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। बिकाऊ जो है ये किससे बना है, कृदंत प्रत्यय से बना है।
किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? अब देखना है इनमें से किस में आवा प्रत्यय हमारा नहीं लगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दिख प्लस आवा, दिखावा। चढ़ प्लस आवा, चढ़ावा। यहां पर क्या बनेगा? ल प्लस आवा, तो ल तो कोई शब्द है ही नहीं, तो इसका मतलब सी एकदम हमारा सही है। भूल प्लस आवा, भुलावा। तो इन सब में क्या होगा? प्रत्यय अलग करने के बाद आप देखेंगे कि शब्द बन रहे हैं, लेकिन लावा में कोई शब्द नहीं बन रहा, सिर्फ ला वर्ण बन रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा है? आवा प्रत्यय से नहीं बना, लावा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? अब देखिए, समूहवाचक प्रत्यय लोग, गण, वर्ग, प्रेस, है ना? तो इसमें हमको बतलाना है कि भाई अगर हम किसी चीज के पीछे लगाएं इनको, तो क्या नहीं बनना चाहिए? वो नहीं बनना चाहिए समूह। सभी लोग समूह बन गया, अच्छे लोग समूह बन गया, बुरे लोग समूह बन गया, सभी गण, अच्छे गण। तो ये सब क्या है? लोग, गण और वर्ग, ये जिसके पीछे भी आप लगाओगे ये क्या होगा? ये समूह बना देंगे। लेकिन जो प्रेस शब्द है ये अकेला ऐसा है, अगर आप इसको किसी के पीछे लगाओगे तो ये समूह नहीं बनाएगा। तो समूहवाचक प्रत्यय हमारा प्रेस नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? बिल्कुल सिंपल, व्यवस्था का विपरीत होता है क्या? अव्यवस्था। तो इससे पहले क्या लगा दें? अ लगा दें, तो इससे क्या होगा? इसका विपरीत अर्थ बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फिर वही आ गया हमारा, हमें क्या करना है? सारे शब्दों को अलग अलग करके देख लेना है कि भाई हमारा जो प्रत्यय, प्रत्यय का क्या मतलब है? मैं आपको बता रहा हूं बार बार, प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला, यानी बाद की चीज हटा के देख लेंगे, बाद का शब्द हटा के देखेंगे। अगर पहले वाले शब्द का हमारा कोई अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब वो प्रत्यय से बना है। जैसे अगर हम विकल ले ले तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? विक प्लस ला तोड़ सकते हैं। दूसरा कैसे तोड़ सकते हैं? वी प्लस कल तोड़ सकते हैं, है ना? तो देखिए इन दोनों में ही जो बाद हमारा बाद का शब्द बन रहा है उसमें क्या है? जो पहले का शब्द बन रहा है उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। विक का भी कोई अर्थ नहीं होता, वी का भी कोई अर्थ नहीं होता। अगला देखें, अलग, अल प्लस का, या फिर आ प्लस लक, इन दोनों में भी पहले वाले शब्द का कोई अर्थ नहीं बन रहा। पुलक में भी देखेंगे आप, पू को अलग करेंगे, पुल को अलग करेंगे और बाद में लक को अलग करेंगे तो इसमें भी नहीं। लेकिन धनिक में बन जाएगा, धन प्लस एक, ये बन जाएगा हमारा क्या? प्रत्यय से एक शब्द। तो कौन सा सही है हमारा? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? फिर वही क्वेश्चन, आप इसमें देखेंगे कि सबको अलग अलग करके देख लो। सागर को, सागर में से क्या चीज अलग हो सकती है? कुछ भी नहीं अलग हो सकता। नगर में से क्या अलग हो सकता है? कुछ भी नहीं अलग हो सकता। अगर मगर, ये शब्द में से क्या हो सकता है? कोई चीज अलग करोगे तो क्या होगा? ये प्रत्यय नहीं है, ये तो दो शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं। जादूगर, जादू प्लस गर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही बन जाएगा। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, जादू प्लस गर। देखिए इसमें क्यों नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर मगर अलग कर दे, तो ये दोनों एक शब्द एक साथ नहीं लिखे हुए, इनके बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, ये दो शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसीलिए कौन सा सही होगा हमारा? जादूगर। जादू को अलग कर दीजिए, गर को अलग कर दीजिए, तो जादू का कुछ अर्थ निकलता है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब हमको इसमें से बतलाना है कि भाई किस में उपसर्ग लगा हुआ है। पहला, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। अब जब आप इनको तोड़ोगे तो ये कैसे बनेगा? उप प्लस कार, लाभ प्लस दायक, पढ़ प्लस आई, अपना प्लस पन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप देखोगे ये किससे बने हैं? ये प्रत्यय से बने हैं। लाभ प्लस दायक प्रत्यय जोड़ दिया, पढ़ प्लस आई प्रत्यय जोड़ दिया, अपना प्लस पन प्रत्यय जोड़ दिया। ये जो पहला शब्द है हमारा, ये किससे बना है? ये उपसर्ग से बना है, उप प्लस कार। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है देख लेते हैं। आ लगा है, अन लगा है, अव लगा है, या फिर अनु लगा है। तो देखिए आ अगर अलग करेंगे तो क्या बचेगा? नुवाद, नुवाद तो कोई शब्द नहीं है। अन अलग कर दो तो उवाद बचेगा, अब इसमें है ही नहीं। अनु अलग करेंगे तब वाद बचेगा, तो क्या बनेगा? अनु प्लस वाद। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखिए निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? यहां पर भी क्या है? निर्वाह में हमारा कौन सा विसर्ग संधि वाली कहानी आ जाएगी? कौन सी? निहि प्लस वाह, निर्वाह।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। बाकी अगर आप अलग करोगे, नी अलग करोगे तो राह बचेगा, कोई वो नहीं है। निर अलग कर दोगे तो निर अलग होगा, तो रा और वाह जुड़ेंगे नहीं, निरी तो बनी नहीं रहा। तो कौन सा सही है हमारा? नी प्लस वाह, यानी बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता रहता है। तो हिंदी में जो हमारे कृत प्रत्यय हैं वो कितने हैं? 42 कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय आप जानते हैं कौन से होते हैं? जो क्रिया के मूल रूप में या फिर धातु रूप में लगते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय जो है हमारे, उन्हीं को कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं हम। तो मैंने अभी बतलाया आपको, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। बाकी क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कौन से कहलाते हैं? उनको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है। निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पद ऐसा है जो इक प्रत्यय से नहीं बना। तो देखें, देव प्लस इक दैविक, समाज प्लस इक सामाजिक, भूमि प्लस इक भौमिक, प्रक्षिक जो है ये, प्रक्षिक में आप एक अलग करोगे तो क्या बचेगा? प्रक्ष बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। प्रक्षिक हमारा इक प्रत्यय से नहीं बना है, बाकी तीनों हमारे इक प्रत्यय से बने हैं। चलिए आगे बढ़े। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अब हमको बतलाना है कि इनमें से कौन से शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी बाद में जो है मूल शब्द जो है वो पहले वाला है। तो देखें कौन सा है। अभियोग कैसे बनेगा? अभि प्लस योग, तो योग तो प्रत्यय नहीं है। ये किससे बना है? उपसर्ग से बना है, अभि उपसर्ग से। व्यायाम, वी प्लस आयाम, व्यायाम, तो आयाम जो है हमारा मूल शब्द है, बाद में प्रत्यय नहीं लगा। अपमान, अप प्लस मान, तो ये तीनों किससे बने हैं? ये तीनों के तीनों उपसर्ग से बने हैं, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही शब्द किससे बने हैं? उपसर्ग से बने हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में क्या होगा? बे इन या फिर बेई या फिर बेइन। देख लीजिए, बे अलग करिए, क्या बचेगा? इंसाफी। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम सही है, क्योंकि बाद वाला शब्द का हमारा अर्थ निकल रहा है। तो हमारा ये किससे, किस उपसर्ग से बना है? बे उपसर्ग से बना है। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अब हमें बतलाना है कि इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखिए, सुयोग, सु प्लस योग, विदेश, वी प्लस देश, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, सुरेश, सुर प्लस ईश, है ना। अब चारों का अगर आप तोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें तो प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें देखें सुरेश शब्द को, तो सुरेश कैसे बना है? सुर प्लस ईश से बना है। तो सुर जो है हमारा, ये कोई भी प्रत्यय वो उपसर्ग नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसमें हमारा एकदम सही हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में बह प्लस आव, बह यानी क्रिया हो गई है हमारी, क्रिया का धातु रूप, और उसका आव लगा देंगे तो सही बन जाएगा। क्या बनेगा? बह प्लस आव। इसके अलावा अगर आप बात करोगे बह की, तो बह तो पहले लगा हुआ है, तो प्रत्यय तो हो ही नहीं सकता। भाव अलग कर दोगे तो सिर्फ बा बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। आवा तो इसमें है ही नहीं, तो इस तरह से भी आप इसको पहचान सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये तो बहुत ही सिंपल है। विज्ञान कैसे बना है? वी प्लस ज्ञान, तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। विज्ञान वी प्लस ज्ञान से बना है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर आयु, क्या होता है? चिर आयु, तो कौन सा है? चिर प्लस आयु। ठीक है, ची अलग करोगे तो रायु बचेगा, कोई शब्द नहीं होता। उपसर्ग पूछा है तो बाद वालों का तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचा? सिर्फ चिर बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, अब हमें क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। तो देखिए, धू और धुंध ये दोनों के दोनों तो हो ही नहीं सकते भाई, ये पहले लगे हुए हैं, प्रत्यय तो बाद में लगता है। क्या बचा? सिर्फ ला बचा, धुंध प्लस ला, धुंधला। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करिए, तो दोष हर्ता में क्या हो जाएगा? देखिए, दोष प्लस हर्ता, यही ऑप्शन हमारा सही है। हर भी नहीं निकल रहा है इसमें से, हत भी नहीं निकल रहा, हारी भी नहीं निकल रहा, ये तीनों शब्द तो इसमें है ही नहीं। तो क्या बचा? सिर्फ दोष प्लस हर्ता, यानी ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब हमें बताना है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, अपवाद, अप प्लस वाद, इसमें उपसर्ग है। पराजय, पर प्लस अजय, पराजय। प्रभाव, प्र प्लस भाव, प्रभाव। ओढ़ना, अगर आप इस ओढ़ना को देखो तो क्या ओ अलग करोगे तो ढना बचेगा, ओढ़ अलग करोगे तो ना बचेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा शब्द है डी, ये किसी भी उपसर्ग से नहीं बना है।
संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? संस्कार, संस्कार। अब आप देखिए इसमें क्या बन रहा है, अनुस्वार आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है, ये भी क्या होगा हमारा, संधि वाले नियम से चलेगा। सम प्लस, सम प्लस कार, सम प्लस सकार, तो क्या बन जाएगा, संस्कार। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। बाकी अगर आप अलग करने की चेष्टा से देखोगे तो क्या बचेगा, सन अलग करोगे तो स्कार बचेगा, सम्स इसमें है ही नहीं, संस अलग कर दोगे तो कार बचेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है, सम प्लस आकार, संस्कार। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित, ये भी जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि जहां पर भी अधिकतर क्या होगा, ओ की मात्रा आएगी, वहां पर क्या होगा हमारा, वो बनेगा, क्या कहते हैं उसको, विसर्ग संधि। तो यहां पर क्या होगा, पुरा प्लस हित, पुरोहित बन जाएगा। ठीक है, तो ये हा हमारा, ये जो हमारे विसर्ग है ये किस में बदल जाएंगे, ओ की मात्रा में बदल जाएंगे। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, नत तो एंड में लग रहा है, इसको तो हटा ही दो। अवन हटा देंगे तो सिर्फ ता बचेगा, इसको भी हटा दो। आ हटा देंगे तो क्या बचेगा, वनत, वनत भी कोई शब्द नहीं है। अव प्लस नत, अवनत। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी में प्रत्यय बताना है, इसका मतलब जो पहला शब्द बनेगा उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो क्या निकलेगा, देखिए सावधान प्लस ई, सावधान प्लस ई। अगर आप इनको देखें, हानि हटा देंगे तो साव बचेगा, आनी हटा देंगे तो सावध बचेगा, ये दोनों कैंसिल। बड़ी ई लगेगी, छोटी ई लगेगी, ये कैसे पता लगाएंगे भाई हमारी मात्रा किसकी है, बड़ी ई की मात्रा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, सावधान प्लस ई, सावधानी। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कनिष्ठ में देखिए इष्ट, या फिर ईस्ट, या फिरष्ठा, या फिर स्टा, है ना। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा ये जो बन रहा है ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है कन, कन मतलब जिसको बोलते हैं क्या, छोटा, और प्लस ईस्ट, है ना, कन प्लस ईस्ट से मिलके ये बना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कन अलग हो जाएगा, ईस्ट अलग हो जाएगा, कनिष्ठ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जो धातु या धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, मैंने आपको बताया भी क्या कौन सा होता है, प्रत्यय होता है जो धातु में जोड़ा जाता है या फिर शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं, ए ऑप्शन हमारा सही है, प्र प्लस ख्यात। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे ख्याल से ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, और भी आप इससे ज्यादा प्रैक्टिस आराम से अपनी बुक से कर सकते हैं। करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, अगर उपसर्ग पूछा है तो बाद वाला शब्द जो बनना चाहिए वो अर्थपूर्ण बनना चाहिए, और अगर प्रत्यय पूछा है तो जो पहला शब्द है वो अर्थपूर्ण बनना चाहिए। इससे आप सारे ही क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।